लॉपुर के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की लेक्चर सीरीज में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक विधि से जुड़े व्यक्तियों के अलावा, चाहे वो विधि स्टूडेंट हो, चाहे वकील हो या अन्य कोई भी विधि प्रोफेसर हो या ऐसा व्यक्ति जो विधि से ताल्लुकात रखता हो, उनसे ज़्यादा जरूरी इस टॉपिक को समझना एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है। एक आम आदमी के लिए 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें से मकान सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मकान की उपस्थिति के बावजूद बाकी जो भी संसाधन है उनकी उपलब्धता के अनुसार उनको उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन कई आंकड़े ये दर्शाते हैं, और भारत जैसा देश जहां हम अभी डेवलपमेंट की राह में आगे बढ़ रहे हैं, तो घर हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे अपनी इस खास ज़रूरत को पूरा करने के लिए आदमी किराए के मकान पर रहता है, और उस किराए के मकान पर जब आदमी रहता है तो उसके सामने कई चुनौतियाँ होती हैं। कई विधिक प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है, कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो सामने आती है वो होता है आपका रेंट एग्रीमेंट। क्योंकि जब भी आप कोई भी घर किराए पर लेते हैं तो आपको सारी की सारी शर्तें जो हैं मकान मालिक की वो स्वीकार करनी होती है, क्योंकि आपको वो मकान किराए पर चाहिए और आपको रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए। और इन परिस्थितियों में जब आप मकान किराए पर लेंगे तो आपको रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना होगा। और जब भी आप एक रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी आपकी शर्तें होगी उस किराए के मकान में रहने की, या कोई भी शॉप आप ले रहे हैं या कोई भी कमर्शियल प्लेस आप किराए पर ले रहे हैं, तो उनकी सारी शर्तें जो हैं मकान मालिक की ओर से या उस लैंड ओनर की ओर से वो तय की जाती हैं, और उन सभी शर्तों का समावेश एक डॉक्यूमेंट में किया जाता है जिसको हम रेंट एग्रीमेंट कहते हैं। रेंट एग्रीमेंट में कई सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है कि आपका टेन्योर कितना होगा, मतलब आपके किराएदारी की अवधि कितनी रहेगी, आप कितने समय तक वहाँ रहेंगे, आपका किराया कितना रहेगा, आप उस प्लेस को किस तरीके से यूज़ करेंगे, और अगर आप किसी विशेष अवधि के दरमियान किराया नहीं देते हैं तो क्या परिस्थितियाँ रहेगी, और एक लंबी अवधि के दरमियान अगर आप किराया नहीं चुका पा रहे हैं किसी कारण से, तो किन परिस्थितियों में मकान मालिक के पास ये अधिकार है कि वो आप उस प्लेस से आपको खाली करवा सकता है, चाहे वो मकान हो, चाहे कमर्शियल शॉप हो या कोई और भी प्लेस हो। इन सारी परिस्थितियों में एक सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उभर कर सामने आ रहा है और एक डिबेट का टॉपिक बन रहा है, वो टॉपिक है कि जो कोरोना वायरस का समय चल रहा है, एक वैश्विक महामारी का समय है, जब हम एक अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं और कहीं हमारे छोटे बड़े रोजगार या कई नौकरियां हैं उन पर सवाल खड़ा हो गया है, और एक कैश इनफ्लो की समस्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन के सामने ही नहीं, नौकरी पेशा वाला जो व्यक्ति है उसके सामने भी प्रश्न चिन्ह लगा है। तो इन परिस्थितियों में किराया अगर किराएदार समय पर नहीं चुकाता है तो क्या उसे एविक्शन प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ेगा, या अगर वो किराया नहीं चुकाता है तो उसको विधिवत कोई सहायता मिलेगी, या रेंट एग्रीमेंट के जरिए उसको किसी न किसी प्रकार की सहायता मिलेगी। ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में अगर किराया नहीं चुकाए तो क्या मकान मालिक उसका घर खाली करवा सकता है, या जो हाल ही में लॉकडाउन डिक्लेयर होने के बाद गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी करी है उसके अनुसार वो खुद का बचाव कर सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब आगे बढ़ेंगे तो पहला सवाल ये उठेगा कि रेंट एग्रीमेंट में आपके सामने ये क्लॉज है कि अगर ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे ऐसी परिस्थिति जैसे वर्तमान में वैश्विक महामारी उत्पन्न हुई और उसके तत्पश्चात सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित कर दिया, और लॉकडाउन घोषित होने के बाद सारे काम धंधे और जो भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर एकदम से स्टॉप लगा दिया गया। इस स्टॉप लगने के बाद जब व्यक्ति काम नहीं करेगा तो कैश इनफ्लो नहीं होगा और पैसे की आवागमन है उस पर रोक लग जाने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति किराए को नहीं चुकाता है एक विशेष अवधि के दरमियान, तो क्या उसको वह परिसर खाली करना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या शर्तें शामिल की गई है। तो रेंट एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 सवाल सामने आते हैं कि रेंट एग्रीमेंट जो है वो आपका स्पेसिफिक लॉ है, रेंट कंट्रोल लॉ। हम राजस्थान की बात करें तो इसमें हम जब संघीय ढांचे की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर हैं, और जब स्टेट गवर्नमेंट की हम जब बात करते हैं तो जो रेंट लॉ है, जो रेंट से संबंधित जो आपका किराएदारी कानून जो है उसको बनाने का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और स्टेट गवर्नमेंट के कानून के अनुसार जब भी कोई किराएदार किसी भी परिसर को किराए पर लेगा तो उसको रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और जब हम एक मकान मालिक और एक किराएदार जब भी एक रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका जो रिलेशन है किराएदार का और मकान मालिक का वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता है। वो एक रिलेशनशिप है बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, 2 पार्टी के बीच का एक रिश्ता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ से गवर्न होता है।
जब सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट लॉ से और आपके किराएदारी कानून से गवर्न हो रही है, तो सरकार के पास क्या यह पावर है कि वो मकान मालिकों को दिशा निर्देश जारी कर ये कह सकें कि इस विशेष परिस्थिति में जब वैश्विक महामारी के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, तो क्या मकान मालिक किराएदार से नहीं वसूल सकते? क्या यह दिशा निर्देश जारी करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के पास है? इस विषय में बात करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम्ड the lockdown across the nationwide. Its order dated 24th of March 2020 while exercising its power under section 210 subclause 2 subclause I of the National Disaster Management Act of 2005. तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, इसमें जो सेक्शन 10 के अंदर जो सरकार के पास पावर है, इसको यूज करते हुए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया। और उस लॉकडाउन को घोषित करने के बाद सरकार ने ये गाइडलाइन जारी करी फरवरी माह के अंदर। लॉकडाउन घोषित किया गया 24 मार्च 2020 को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की पावर के तहत। उससे पहले 19 फरवरी की हम यहाँ बात करें, लगभग एक महीना पहले 19 फरवरी 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें ये कहा गया, कोरोना वायरस शुड बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी एंड फोर्स मेजर मे बी इन्वोक्ड वेरेवर कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉलोइंग the due procedure. A force majeure clause does not execute a party's non-performance entirely but only suspends it for the duration of the force majeure. तो यहाँ वर्ड एक नया उभर के सामने आता है, वो है फोर्स मेजर। आमजन इस वर्ड से अवेयर नहीं होंगे कि फोर्स मेजर क्या चीज़ है, लेकिन हम जब भी फोर्स मेजर की बात करेंगे तो उसकी एक सिंपल परिभाषा है, वो ये कहती है कि ऐसी परिस्थितियाँ जो हमारे हाथ में नहीं हैं, जो हमारे सारे कंट्रोल से बाहर है, ऐसी परिस्थितियों में अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारी लाइबिलिटी डिसाइडेड है, उस लाइबिलिटी को अगर फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और जब भी फोर्स मेजर की बात करेंगे तो सबसे पहले बात होगी सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो ये कहता है कि अगर किसी कारण से ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने हैं कि मैं अगर अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ लाइबिलिटी फुलफिल करने का मतलब है बतौर टेनेंट मुझे किराया चुकाना है, वो मेरी एक लाइबिलिटी है। सेक्शन 32 ये कहता है कि वैश्विक महामारी जैसे कोरोना है और उसके बाद लॉकडाउन सरकार ने घोषित कर दिया और सारी जो वित्तीय संचालन है सोसाइटी के अंदर वो रुक गया है एक तरीके से। तो इनकम का इनफ्लो नहीं होने के कारण मैं अगर किसी भी परिस्थितियों में अपना किराया नहीं चुका पाता हूँ, तो यहाँ बात होती है कि फोर्स मेजर की। फोर्स मेजर के तहत मुझे उसका बेनिफिट मिल सकता है कि ऐसी परिस्थितियाँ जो मेरे हाथ में नहीं हैं, उन परिस्थितियों की वजह से अगर मैं किराया नहीं चुकाता हूं तो मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि जो कोरोना महामारी है वो सेक्शन 32 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत गवर्न होगी या नहीं। यहाँ हम सबसे पहले एक क्वेश्चन को एग्जामिन करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न जो कि हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो ये है कि वेदर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट कैन बी बेनिफिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ फोर्स मेजर क्लॉज एंड द टेनेंट कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सस्पेंशन ऑफ रेंट और दे विल हैव टू फेस द एविक्शन प्रोसीडिंग्स। यहाँ बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें कि वेदर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट कैन बी बेनिफिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ फोर्स मेजर, कि अगर कोई आदमी किराया नहीं चुका रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, अगर मैंने किराया नहीं चुकाया है तो मेरा किराया न चुकाना क्या मुझे फोर्स मेजर क्लॉज का बेनिफिट दिलवाता है? और अगर उसका सवाल यस है तो मुझे क्या सस्पेंशन ऑफ रेंट का बेनिफिट मिलेगा, या फिर मुझे इन सब के अलावा एविक्शन प्रोसीडिंग यानी कि मुझे जो मैं किराएदारी परिसर में रह रहा हूं वो खाली करने की प्रोसीडिंग मकान मालिक के पास उसका अधिकार रहेगा। यहाँ बात आती है कि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर फोर्स मेजर नाम का क्लॉज है, क्लॉज मतलब आपने कोई ऐसी स्थिति डाल रखी है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो भविष्य में आपके हाथ में नहीं है या उसका पावर आपके हाथ में नहीं है, जैसे कोरोना वायरस या ऐसी कोई महामारी या वॉर या अर्थक्वेक या ऐसी कोई भी परिस्थिति जो इंसानों की ताकत से बाहर की चीज़ है, उन परिस्थितियों में अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं और आप किराया नहीं चुकाते हैं तो फोर्स मेजर के अंदर यानी कि सेक्शन 32 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट तभी मिल सकता है जबकि स्पेसिफिकली रेंट एग्रीमेंट के अंदर ये क्लॉज अवेलेबल हो। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो हम रेगुलर वे में देखते हैं, जो रेंट एग्रीमेंट तैयार किए जाते हैं, उसमें तो साधारण सी शर्तें होती हैं कि आप इस तरह परिसर का इस्तेमाल करेंगे, ये किराया रहेगा, ये 1 साल के लिए रहेगा, 2 साल के लिए,
इसका किराए का जो वृद्धि होगी वो इस अनुपात में होगी। इसके अलावा फोर्स मेजर जैसी टेक्निकल चीज जनरली रेंट एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है। तो सवाल ये उठता है कि फोर्स मेजर क्लॉज जब हमने रेंट एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है तो हम सस्पेंशन ऑफ रेंट यानी कि किराया न चुकाने का फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर 32 सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो अगर स्पेसिफिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल नहीं है तो बात आती है यहाँ सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। यहाँ टेक्निकलिटी में नहीं जाके सेक्शन 56 की साधारण सी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। वो ये कहता है, लॉ विल नॉट कंपेल अ मैन टू डू व्हाट ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। मतलब एक ऐसा कृत्य जो वो नहीं किया कर सकता किसी परिस्थितियों के कारण, किसी विशेष परिस्थितियों के कारण, तो उसके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता उस काम को करने के लिए। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपके रेंट एग्रीमेंट के अंदर फोर्स मेजर क्लॉज नहीं है, यानी कि आपका एग्रीमेंट फोर्स मेजर के बारे में बिल्कुल साइलेंट है, उस परिस्थिति में बात होती है सेक्शन 56 की। सेक्शन 56 ये कहता है कि कानून किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जो किसी भी विशेष परिस्थितियों के कारण वह नहीं कर पा रहा है। इस सारी परिस्थितियों में एक और सवाल उठता है कि जब ऐसी परिस्थितियां आ गई कि हम वो कार्य नहीं कर पा रहे, यानी कि हम अपना किराया नहीं चुका पा रहे हैं किसी भी विशेष परिस्थितियों के कारण या इनकम फ्लो के कारण, उसमें फोर्स मेजर का बेनिफिट हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। पहले सवाल की विवेचना करने के बाद दो आंसर सामने आते हैं। पहला आता है 32, दूसरा आता है 56। 32 का मतलब है कि आपका स्पेसिफिक क्लॉज रेंट एग्रीमेंट में अवेलेबल होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं है तो 56 की बात आएगी। 56 तब इस्तेमाल में होगा ये देखा जाएगा कि किस ऐसी विशेष परिस्थितियां उभर कर सामने आई है कि आप किराया नहीं चुका पा रहे हैं। अगर दूसरे सेक्शन को यानी कि 56 को आकलन किया जाए तो एक और सवाल जो इस पूरे आकलन के बीच में उभर कर सामने आता है वो ये है कि वेदर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो है विल बी कंसीडर्ड एज फोर्स मेजर। फोर्स मेजर क्या है? ऐसी परिस्थिति जो इंसान के कंट्रोल से बाहर है। वेदर कोविड-19 विल बी कंसीडर्ड एज फोर्स मेजर इवेंट, और अगर इसका आंसर पॉजिटिव है, इफ आंसर इज पॉजिटिव यानी कि हाँ कोरोना वायरस जो है फोर्स मेजर के क्लॉज में फॉल करता है, उसकी जो बाउंड्रीज है उसमें फॉल करता है, देन दिस फोर्स मेजर क्लॉज वुड बी एप्लीकेबल अपॉन द टेनेंसी एग्रीमेंट और नॉट। यानी कि अगर आपको पहले इस सवाल का आंसर यस मिलता है कि हाँ कोरोना महामारी को फोर्स मेजर क्लॉज में कंसिडर किया जा सकता है, अगर आपका आंसर यस है तो फोर्स मेजर क्लॉज वुड बी एप्लीकेबल अपॉन टेनेंसी एग्रीमेंट और नॉट। यानी कि आपका जो फोर्स मेजर क्लॉज है यानी कि सेक्शन 32 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो टेनेंसी एग्रीमेंट पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, ये एक दूसरा सवाल है। इसका आंसर जब भी हम दूसरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे उसी समय यहाँ बात आती है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन पढ़ लें। वो गाइडलाइन जो कि 29 मार्च 2020 को यानी कि लॉकडाउन जारी होने के बाद जारी की गई, वो क्या कहती है? गाइडलाइन कहती है, और ये गाइडलाइन मैंडेटरी नेचर नहीं है। मैंडेटरी मतलब आपको इसको फॉलो, ये सरकार ये गाइडलाइन जारी करके मकान मालिकों पे दबाव नहीं बना सकती है। ये डायरेक्शन इन नेचर है, एक ऐसा डायरेक्शन दिया जा रहा है, डिस्क्रिशनरी इन नेचर है कि आपको इसको फॉलो करना है। क्योंकि शुरुआत में जब हमने इस टॉपिक पे चर्चा करनी शुरू करी तो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य सामने आया कि मकान मालिक और किराएदार का जो रिश्ता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिश्ता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे निभाया जाएगा उसकी सारी शर्तें आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्तें मेंशन होगी उन शर्तों के अनुसार ही सारा कार्य किया जाएगा। इस दरमियान भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी तरीके की गाइडलाइन जारी करके किसी भी मकान मालिक को ये नहीं कह सकती कि आप किराया वसूल नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। ये जो गाइडलाइन है वो डायरेक्ट एक तरीके का सुझाव है, आप इसको कह सकते हैं। ये सुझाव दिया जा रहा है कि इंसानियत के नाते एक वर्तमान परिस्थिति में जब सभी इंसान वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन परिस्थितियों के अंदर आप इंसानियत का नाता दिखाते हुए किसी से किराया न वसूलें, ताकि अगर कोई सच में वित्तीय चुनौती से गुजर रहा है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव न पड़े। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि भारत सरकार ने 29 मार्च को गाइडलाइन जारी करते हुए क्या कहा। सरकार ने ये कहा, wherever the workers including the migrants are living in the rented accommodation, the landlords of those properties shall not demand payment of rent for a period of 1 month। यानी कि ये डायरेक्शन जो दिया गया वो 1 महीने के लिए दिया गया, और यहाँ बात हुई किसके लिए? माइग्रेंट वर्कर्स की। किसकी बात हुई?
यानी कि लेबर जहां पे भी रह रही है वो अगर किसी भी कारण से किराया नहीं चुकाती हैं, अगर किसी भी कारण से किराया नहीं चुकाती हैं तो मकान मालिक उनके ऊपर दबाव बना के किराया वसूली के कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। इफ एनी लैंडलॉर्ड, यहाँ दूसरी जो बात हुई वो ये कहा कि अगर कोई भी मकान मालिक, लेबर और स्टूडेंट, यहाँ फिर दोबारा समझने की बात है, यहाँ बात हुई पहले तो वर्कर्स की, सेकंड में बात हो रही है स्टूडेंट्स की। यानी कि आप वर्कर पे या माइग्रेंट वर्कर्स पे किराए के लिए दबाव नहीं बना सकते। और दूसरी गाइडलाइन है वो ये कहती है कि इफ एनी लैंडलॉर्ड इज फोर्सिंग लेबर्स एंड स्टूडेंट्स टू वेकेट देयर प्रीमाइसेस दे विल बी लाइबल फॉर एक्शन अंडर द एक्ट। यानी कि कोई भी मजदूर अगर अपना किराया नहीं चुकाता है तो उसको 1 महीने की रियायत दी जाएगी। और दूसरी बात है स्टूडेंट की कि आप माइग्रेंट वर्कर्स को और स्टूडेंट्स को किराया नहीं चुकाने की वजह से घर खाली या परिसर खाली करने के लिए दबाव नहीं बना सकते। इसके अलावा यहाँ पूरे परिप्रेक्ष्य में जब 29 मार्च को ये गाइडलाइन जारी की गई तो पूरे इंटरनेट पे एक बवाल खड़ा हो गया कि भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के अंदर ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो भी किराया परिसर हैं उनके जो भी मालिक हैं, चाहे वो मकान मालिक हों, लैंड ओनर हों या इंडस्ट्रियल ओनर हों, मतलब फैक्ट्री ओनर्स हों, वो किसी भी रूप में किराया वसूली की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अगर इस गाइडलाइन को अगर हम समझें तो पहली बात जो इसकी छूट दी गई वो किसके संबंध में दी गई? वर्कर्स के। और दूसरा यहाँ रियायत दी गई वो स्टूडेंट्स को। अब एक बात जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइन निकाल के स्टूडेंट के फेवर की बात कहेगी कि आप उनको बाध्य नहीं करेंगे किराया न चुकाने की वजह से, या आप उनको खाली नहीं करवा सकते, तो उन स्टूडेंट के बिहाफ पे एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई लॉकडाउन के दरमियान, जिसका टाइटल है पवन प्रकाश पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके भी कहा गया लैंडलॉर्ड्स आर इविक्टिंग द स्टूडेंट्स फॉर द फेलियर टू पे रेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन इन वायलेशन ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर। तो यहाँ पे जो 29 मार्च 2020 को गाइडलाइंस थी उनका रेफरेंस देते हुए ये केस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर ये कहा गया कि दिल्ली और कई इलाकों में, भारत के कई तबकों में मकान मालिक जो हैं वो स्टूडेंट्स को किराया न चुकाने के कारण उनको परिसर खाली करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन का रेफरेंस देते हुए कहा गया कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर करे, बट इन स्पाइट ऑफ लुकिंग इनटू द मैटर द अपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड द पिटिशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चाहे कोई गाइडलाइन निकाल दे, वो एक सजेशन इन नेचर है, दैट कैन नॉट बी मैंडेटरी इन नेचर। जब कोई गाइडलाइन सजेशन इन नेचर है तो आपका जो भी मकान मालिक है, चाहे वो स्टूडेंट का हो, चाहे माइग्रेंट वर्कर्स का हो, चाहे फैक्ट्री ओनर हो या कोई शॉप ओनर हो, वो सारी की सारी आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ से गवर्न हो रही हैं। और उसमें जो शर्तें हैं, अगर उसमें लिखा हुआ होगा कि विशेष परिस्थितियों में अगर किराएदार किराया नहीं चुकाता है तो उस पे किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो क्लॉज अवेलेबल नहीं है तो उस परिस्थितियों में आपको किसी भी प्रकार से बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तो इन सारे जो भी आज का ये टॉपिक है, इसका का विश्लेषण ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फोर्स मेजर नाम का क्लॉज अवेलेबल है और उसमें विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है कि अगर विशेष परिस्थितियों में आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते आप किराया नहीं चुका पाते हैं तो आपको उसकी राहत दी जाएगी। अगर वो क्लॉज अवेलेबल नहीं है तो उन परिस्थितियों में आपको किराया न चुकाने की वजह से परिसर या तो खाली करना पड़ेगा, और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इविक्शन प्रोसीडिंग सहन करनी पड़ेगी। और ये गाइडलाइन भी किसी भी रूप से मैंडेटरी इन नेचर नहीं है, ये एक तरीके का सुझाव है। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे फैक्ट्री ओनर हो, चाहे शॉप ओनर हो, चाहे मॉल ओनर हो, आप जहाँ भी कोई भी प्रीमाइसेस रेंट पे लेते हैं तो आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और उस शर्तों को समझकर ये एक्सेप्ट करते हैं कि इस एग्रीमेंट के अंदर जो भी शर्तें मेंशन हैं मैं इससे गवर्न करूँगा, मैं इसकी पालना करूँगा और मैं इसको पढ़ के समझ रहा हूँ तभी मैं अपने हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो आप जब भी एक एग्रीमेंट को साइन करेंगे तो उसके अंदर जो भी शर्तें मेंशन रहेगी आप उसको फुलफिल करने के लिए बाध्य हैं। तो इस तरीके की गाइडलाइन जो सरकार द्वारा निकाली गई, इसका मिस इंटरप्रिटेशन बहुत हुआ, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किराया नहीं देता है तो उसको किसी भी प्रकार की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट ये किसी भी प्रकार से सत्य नहीं है, क्योंकि सेक्शन 32 फिर सेक्शन 56 और ये गाइडलाइन अगर इन तीनों को साथ पढ़ लें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार सेक्शन 32 यानी कि फोर्स मेजर आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होना चाहिए। वो अगर साइलेंट है तो ये देखा जाएगा कि अगर ऐसी परिस्थिति जिसके कारण से कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है, या कार्य करने का मतलब है किराया नहीं चुका पा रहा है, तो क्या किया जाएगा। अगर उसका आंसर यस है कि किराया नहीं चुका पा रहा है
तो ये देखा जाएगा कि आपका जो किराया नहीं चुका पाना है, यानी कि कोरोना वायरस स्वयं जो है वो फोर्स मेजर की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। तीसरा बात आई गाइडलाइंस की। गाइडलाइंस किसी भी प्रकार से मैंडेटरी इन नेचर नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का सुझाव है। इसके बाद एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, रायचूड़ महात्मा प्रभाकर एंड अनदर वर्सेस रावतल दुग्गड़। इस जजमेंट को जब भी आप देखेंगे, 2004 का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का। ये बात करता है 108 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, सेक्शन 108 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि एक लेसर और लेसी का जो रिश्ता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से भी गवर्न होता है। अगर किसी परिस्थितियों में अगर आप किराया नहीं चुका पा रहे हैं तो यहाँ अगर आप किराया नहीं चुका पा रहे हैं तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या आएगा कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे किराया जो एग्जेम्पशन है, सस्पेंशन ऑफ रेंट की बात है, वो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होती है। 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाते हुए ये बात कही, The rights and liabilities of lessor and lessee are stated in section 108 of the Transfer of Property Act, which apply subject to the contract or local uses to the contrary. Under clause B and C thereof, not only the lessor is bound on the lessee's request to put him in possession of the property, but there is also an implied covenant for peaceful possession and enjoyment of the leased property by the tenant, so long as the lessee pays the rent reserved by the lease and performs the obligation cast on him by the contract of the lease. He is entitled to hold and enjoy the property without interruption by anyone including the lessor. इसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि जब तक आप किराएदार की परिसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी कहाँ से गवर्न हो रही है, 108 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। वो क्लियर कट ये कहता है कि आप जब तक उस प्रीमाइसेस पे रहेंगे, आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो सारी की सारी, वो लीज एग्रीमेंट जो है उसमें जो शर्तें परिभाषित की गई है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और आप जब तक उस परिसर का इस्तेमाल करेंगे आपको वो किराया चुकाना ही पड़ेगा। फिर हाल ही में इन सारी परिस्थितियों के बीच 2020 में लॉकडाउन के चलते 21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और जजमेंट दिया और बहुत ही प्रेसिडेंट स्थापित किया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजमेंट के बाद, जो ये क्लियर कहता है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल वुड बी दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स द क्लॉज प्रोवाइडिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ वेवर और सस्पेंशन ऑफ रेंट, ओनली देन द टेनेंट कुड क्लेम द सेम। सिंपल सी मीनिंग है, यहाँ में इस भाषा को समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल सी बात में आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज अवेलेबल है कि आपने लिख रखा है कि किसी भी वर्तमान परिस्थिति, यानी कि कोरोना वायरस या ऐसी कोई अर्थक्वेक या वॉर क्राइम या ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सस्पेंशन ऑफ रेंट किया जाएगा। अगर वो क्लॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अवेलेबल है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मकान मालिक आपको किसी भी तरीके से किराया वसूलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट उस पार्ट पे साइलेंट है और आपने कोई भी ऐसी विशेष परिस्थिति का उल्लेख उस एग्रीमेंट के अंदर नहीं किया है, तो आप किसी भी रूप से ये नहीं कह सकते कि मैं इस परिसर का पिछले 2 महीने का 4 महीने का क्योंकि किराया नहीं चुकाऊंगा क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मेरा बिजनेस सफ़र हुआ है, तो आपको किराया चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ बात फिर से दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जजमेंट का हवाला देते हुए क्लियर कहा, एंड आगे जो बात है वो बहुत समझने की बात है। वो ये कहता है, द फोर्स मेजर क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट could also be a contingency under section 32 which may allow the tenant to claim that the contract has become void and surrender the premises. अगर किसी भी परिस्थिति में आप किराया चुकाने की कंडीशन में नहीं हैं तो आप उस प्रीमाइसेस को छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये कह के कि अभी कोरोना वायरस की परिस्थिति और फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं और मैं किराया नहीं चुकाऊंगा या नहीं चुकाना चाहता, तो आप कानून के परिसर के अंदर जो कानून की अवधि है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अवधि है या रेंट कंट्रोल लॉज का जो बाउंड्रीज है, उसमें आप किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं ले सकते। हाउएवर इफ द टेनेंट विशेस टू रिटेन द प्रीमाइसेस एंड देयर इज नो क्लॉज गिविंग एनी रिस्पेक्ट द टेनेंट, द रेंट द मंथली चार्जेस वुड बी पेबल। कि आप अगर किराया चुकाना नहीं चाह रहे हैं और रहना चाह रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको उस परिसर का इस्तेमाल करना है, आप उस परिसर को कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं या अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो आपको किराया चुकाना ही पड़ेगा। किसी भी तरीके से आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते कि कोविड-19 के चलते फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं और हम किराया नहीं चुकाएंगे। एक और बात जो यहाँ पे आती है, जो कोर्ट ने कही है, यहाँ पे समझने की बात है, वो ये कहा है ऊपर जो भी कोर्ट ने परिभाषित किया है, इन व्यू ऑफ द अबाउ सेटल्ड लीगल पोजीशन टेम्परेरी नॉन यूज ऑफ प्रीमाइसेस
due to the lockdown which was announced due to the COVID-19 outbreak cannot be construed as rendering the lease void under section 108BE of the Transfer of Property Act. Furthermore, in Pawan Prakash versus Union of India was preferred in the Supreme Court and claiming that landlords are evicting the students for failure to pay rent. आज के इस विषय का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष ये है कि इस संबंध में आप अपना रेंट एग्रीमेंट देखें और उसमें आइडेंटिफाई करें कि फोर्स मेजर नाम का कोई क्लॉज अवेलेबल है या ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लॉज अवेलेबल है जो आपको सस्पेंशन ऑफ रेंट का बेनिफिट देता है। उसके बाद ही आप डिसीजन लें कि आपको किराया चुकाना है या नहीं, या इस संबंध में आप किसी भी विधि विशेषज्ञ से आप परामर्श कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में आपको नीचे लिंक अवेलेबल होगा जहां से आप इस सब्जेक्ट पे हमारी पूरी PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें A to Z जो भी कंक्लूजन है मतलब रेंट के संबंध में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी व्यक्ति को किराया चुकाना है या नहीं चुकाना, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस हमने कर रखा है। उसमें सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी